स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और नंबर सेकंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप जानते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म होती है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, जिसमें पहला जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और सेकंड जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। देखिए, हिंदी में ये जो संकुल यौगिक हैं इसमें दो प्रकार की समवायता पाई जाती हैं। पहला संरचनात्मक समवायता, दूसरा त्रिविम समवायता। अब ये जो संरचनात्मक समवायता होती हैं ये 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आयनन समवायता, नंबर 2 उपसह संयोजन समवायता, नंबर 3 बंधन समवायता, नंबर 4 हाइड्रेट समवायता, नंबर 5 बहुलीकरण समवायता। और जो दूसरे प्रकार की समवायता होती है वो ये देखिए त्रिविम समवायता होती है। ये 2 प्रकार की होती है। पहला ज्यामिति समवायता और दूसरा होता है प्रकाशिक समवायता। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहला आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं और वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि आयनन समवायता। अब देखिए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नजर आ रहा है CONH3 5Br और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर देखिए SO4 है। ठीक, फिर इस एग्जाम्पल में देखें आप कि अब SO4 अंदर की तरफ है, एज ए लिगेंड ट्रीट हो रहा है और Br जो है एज ए आयंस ट्रीट हो रहा है, यानी कि Br जो है बाहर की तरफ है। अगर आप दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, देखिए Br इसमें अंदर है और यहाँ बाहर है। इसमें SO4 काउंटर आयन यानी कि बाहर है और यहाँ देखिए अंदर है। ठीक है, तो इसको आप समझ जाइए कि यहाँ पर ये आयन है और ये कौन है, लिगेंड है। यहाँ पर SO4 लिगेंड है और ये कौन है, आयन है। ठीक है, तो देखिए इस आइसोमेरिज्म को हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, सुनिए। इस टाइप की आइसोमेरिज्म किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तब होती है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड एंड आउटसाइड लिगेंड का आयन में और आयन का लिगेंड में एक्सचेंज होता है। ठीक है, आपने देखा Br लिगेंड है, SO4 आयन है, तो लिगेंड देखिए यहाँ आ गया और SO4 जो आयन था वो अंदर चला गया। ये देखिए, क्लियर। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार की समवायता किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में तब होती है जब उपसहसंयोजी मंडल के भीतर और बाहर लिगेंड का आयन के स्थान पर और आयन का लिगेंड के स्थान पर आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये ऐसे भी कह सकते हैं कि इस प्रकार की समवायता किसी भी संकुल यौगिक में तब होती है जब लिगेंड और आयन का विनिमय होता है, यानी कि Br बाहर चला जाएगा और SO4 अंदर चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अभी जो पहला एग्जाम्पल है इसका कलर है रेड वायलेट, लाल बैंगनी, और दूसरा जो है ये क्या है, वायलेट यानी कि बैंगनी होता है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हम जो ये पहला एग्जाम्पल है इसमें हम टेस्ट करेंगे, इसमें भी हम टेस्ट करेंगे। ये जो पहला एग्जाम्पल है ये सल्फेट आयन का टेस्ट देता है और जो सेकंड है ये ब्रोमाइड आयन का टेस्ट देता है। अब देखिए कैसे देता है, आप एक काम करें, ये हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया, ये वाला हमने इसकी AgNO3 से और BaCl2 से अलग अलग रिएक्शन कराते हैं। आपको पता है SO4 की -2 वैलेंसी होती है, Ba की +2 होती है। ये इससे मिलकर ये देखिए BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट यानी कि सफ़ेद अवक्षेप देता है, लेकिन Ag इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो हमने लिखा है यहाँ पर नो रिएक्शन। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है Ag की +1 वैल्यू होती है और SO4 की -2 होती है, तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा ये, तो लिखा है यहाँ नो रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया कि जो पहला वाला एग्जाम्पल है ये सल्फेट आयन देता है, इसीलिए BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, सफ़ेद अवक्षेप देता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ CONH3 5SO4 बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के Br है। तो अब देखिए जब हम AgNO3 और BaCl2 से रिएक्शन कराते हैं, याद रखिए पहले भी हमने AgNO3 BaCl2 से रिएक्शन कराई थी, इसमें भी हम AgNO3 BaCl2 से रिएक्शन कराते हैं। तो देखेंगे आप कि Ag की +1 वैल्यू होती है, Br की -1 होती है, तो ये इससे मिलकर के क्या करेगा,
AgBr का येलो प्रेसिपिटेट यानी AgBr का पीला अवक्षेप देगा, मगर ये Ba इससे रिएक्शन नहीं करेगा। देखिए नो रिएक्शन, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी -1 वैल्यू होती है, इसकी Ba की +2 होती है, तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो पहला आपने पढ़ा इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यानी कि आयनन समावयवता। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उप सहसंयोजन समावयवता। देखिए डियर, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म है वो तब होती है जब ये देखिए पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होने पर इसमें लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं। अब देखिए ये नेगेटिव लिगेंड है इसके साथ, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। ये न्यूट्रल लिगेंड है इसके साथ, तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। तो मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, इस टाइप की आइसोमेरिज्म किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तब होती है जब पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होने पर लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये NH3 जो है ये Cr के साथ जुड़ जाएगा, ये देखिए, और ये जो Cn है ये अब CO के साथ जुड़ जाएगा, ये देखिए। क्लियर? अब एक बार फिर से सुनिए हिंदी में। देखिए इस प्रकार की समावयवता किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में तब होती है जब संकुल धनायन और संकुल ऋणायन होने पर लिगेंड का आदान प्रदान होता है। अब देखिए संकुल धनायन कौन होता है कि जिस धातु से उदासीन लिगेंड जुड़े तो उसको कहते हैं हम संकुल धनायन, और जिस धातु से ऋणात्मक लिगेंड जुड़े उसे हम कहते हैं क्या, संकुल ऋणायन। तो परिभाषा क्या होगी, इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे सुनिए। इस प्रकार की समावयवता तब उत्पन्न होती है जब संकुल धनायन होने पर एवं ऋणायन संकुल होने पर लिगेंड का आदान प्रदान हो जाता है। ये देखिए ये Cn अब जुड़ जाएगा CO के साथ और ये NH3 जुड़ जाएगा अब Cr के साथ, ये देखिए। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं Cr के साथ NH3 6 है और यहाँ पर CO के साथ C2O4 कितने 3 हैं, यानी इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसकी भी समन्वय संख्या 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसकी भी समन्वय संख्या 6 है। अब देखिए ये कौन है, ये पॉजिटिव संकुल यानी कि धनायन संकुल, ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स यानी कि ये ऋणात्मक संकुल है। अब इसमें क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल, ये NH3 जो है CO के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये C2O4 ये अब जुड़ जाएगा किसके साथ, Cr के साथ, ये देखिए। ठीक, तो ये जो दोनों एग्जाम्पल थे ये किसके थे डियर, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यानी कि उप सहसंयोजन समावयवता के। ठीक है, चलिए इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 3 जिसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये देखिए, अब डियर लिंकेज आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं बंधन समावयवता। डियर स्टूडेंट्स, एक बात को दिमाग में रखिए कि लिंकेज आइसोमेरिज्म कब शो होता है, इसको कौन से लिगेंड प्रदर्शित करते हैं। तो सुनिए, याद रखिए ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिनको हम एम्बीडेंट लिगेंड बोलते हैं। अब ये देखिए एम्बीडेंट लिगेंड को हम लोग बोलते हैं हिंदी में उभयदंतुर लिगेंड। ये एम्बीडेंट लिगेंड यानी कि उभयदंतुर लिगेंड क्या होते हैं, तो सुनिए, ये ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड हैं कि जिनमें प्रेजेंट एटम ये सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। देखिए यहां NO2 में नाइट्रोजन भी सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ऑक्सीजन भी सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए हम इस NO2 को कहेंगे क्या, एम्बीडेंट लिगेंड, यानी कि ये N से भी जुड़ सकता है, ठीक है, और ये O से भी जुड़ सकता है। ठीक, देखिए ऐसे एक दंतुर लिगेंड जिनमें उपस्थित परमाणु भी केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम उभयदंतुर लिगेंड कहते हैं। और उभयदंतुर लिगेंड यानी कि एम्बीडेंट लिगेंड ऑलवेज शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये जो उभयदंतुर लिगेंड होते हैं ये हमेशा बंधन समावयवता प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए इस NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही केंद्रीय धातु परमाणु को अपना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उप सहसंयोजी बंध बना सकता है। ठीक डियर, देखिए इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें, आप चाहें तो इसको इस सॉलिड लाइन से शो कर सकते हैं,
आप चाहे तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी शो कर सकते हैं, एक ही बात है। चलो हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शो कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी सिमिलरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शो कर दिया। अब आप दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। इसमें देख सकते हैं आप कि NO2 में जो नाइट्रोजन है ये सेंट्रल मेटल आयन को लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यहाँ देखिए इसमें प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है वो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, इसलिए क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन इधर और इधर देखिए ऑक्सीजन, ये दोनों किस में होते हैं? NO2 में होते हैं, या फिर क्या ONO में होते हैं, है ना। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बीडेंट लिगेंड, यानी कि उभय तंतुर लिगेंड। ठीक, एम्बीडेंट लिगेंड कौन होते हैं? कि ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड जिनमें प्रेजेंट एटम भी सेंट्रल मेटल आयन को लोन पे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। यानी कि उभय तंतुर लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे एक तंतुर लिगेंड जिनमें उपस्थित परमाणु भी केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसयोजी बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम उभय तंतुर लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ पर NO2 क्या है? एक उभय तंतुर लिगेंड है, क्योंकि इसमें उपस्थित नाइट्रोजन भी केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, और ऑक्सीजन भी केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। ये दोनों एग्जांपल से आपको प्रदर्शित नजर आ रहा है। देखिए इसका शेप आपको नजर आ रहा है ऑक्टाहेड्रल, इसका भी शेप ऑक्टाहेड्रल है, अष्टफल की अष्टफल की, मगर इसका कलर देखिए येलो है और इसका रेड कलर है, यानी लाल और यह है पीला। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, यानी कि हिंदी में भी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म ही होता है। देखिए इस टाइप की आइसोमेरिज्म ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करते हैं, जानते हैं, जिनमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। इस प्रकार की समझौता ऐसे उपसहसयोजी यौगिक दर्शाते हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल जो है उपस्थित हो। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, ये देखिए पहला एग्जाम्पल और इसको जरा ध्यान से देखें दूसरा एग्जाम्पल, तो ये पूरा एक ही एग्जाम्पल में काउंट होगा। ठीक है, कैसे काउंट होगा? आप जरा ध्यान से देखें यहाँ पर इस CO के साथ कितने लिगेंड जुड़े हैं? एक Cl, एक H2O और 4 NH3, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी है? 6। इधर भी देखिए CO के साथ 2 Cl है, NH3 कितने? 4, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी इसकी समन्वय संख्या कितनी है? 6 है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से, कि इसके अंदर जैसे ही एक Cl अंदर आता है, तो अभी तो एक Cl है, जब ये Cl आएगा तो ये Cl2 हो जाएगा, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। ये देखिए बाहर चला गया, तो फिर से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए 6 हो गया, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया डियर? 6 हो गया। ठीक, तो यहाँ आपने क्या ध्यान दिया? इसकी डेफिनेशन को देखिए कैसे बोलेंगे हम। इस टाइप की आइसोमेरिज्म किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तब होती है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड एंड आउटसाइड वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। आप देख सकते हो इस एग्जांपल, इसमें वाटर मॉलिक्यूल अंदर है, फिर इसमें देखिए वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया? बाहर चला गया, और वाटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। ठीक है, हिंदी में सुने। देखिए इस प्रकार की समझौता ऐसे संकुल यौगिक दर्शाते हैं, या इस प्रकार की समझौता किसी भी उपसहसयोजी यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब उपसहसयोजी मंडल के भीतर और बाहर जल के अणु की स्थिति क्या होती है? भिन्न भिन्न। आप इस एग्जाम्पल में देखें जल का अणु अंदर है, इस एग्जाम्पल में देखें जल का अणु क्या हो गया? बाहर हो गया। तो जब भी आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो पूरा ये इसके साथ ये भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तभी ये कंप्लीट हाइड्रेट आइसोमेरिज्म यानी हाइड्रेट समझौता का उदाहरण माना जाएगा। ठीक डियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए इस टाइप की आइसोमेरिज्म किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तब होती है जब मॉलिक्यूल का, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो मगर एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो? सेम हो। आप इस एग्जांपल को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए इसमें Pt कितना डियर? 1, तो मैंने 1 लिख दिया। NH3 कितना? 2, तो ये देखिए मैंने 2 लिख दिया। Cl कितना डियर? 2, तो ये देखिए मैंने 2 लिख दिया। अब ये दोनों पूरा एक ही कंपाउंड है ये, इसमें Pt कितने डियर? देखिए 2, तो मैंने 2 लिख दिया। NH3 कितना डियर? 4, तो मैंने 4 लिख दिया। Cl कितने डियर? 4, तो मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है इसका अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं तो ये 1 to 2 ही आएगा, क्योंकि अब इसमें और डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला है ये। ठीक है, ये है एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये जो 244 है इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें अभी और डिवाइड जा सकता है। किससे? 2 से। तो करो 2 से डिवाइड, तो क्या होगा? ये देखिए 1, फिर देखिए 2, फिर देखिए ये 2, ये आ गया। तो ये क्या है डियर? इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब आप जरा ध्यान से देखें, ये 1 to 2 और इधर भी देखिए क्या है? ये 1 to 2, ये क्या एम्पिरिकल फार्मूला है।
तो हम इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, सुनिए। इस टाइप की आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। आप देखिए इधर PT1 है, इधर PT2 है, तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट हो गया। लेकिन इनका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिमिलर होता है। ये देखिए 122, ये देखिए 122। क्लियर डियर स्टूडेंट, देखिए जरा ध्यान से। इस प्रकार की समझौता ऐसे संकुल यौगिक दर्शाते हैं जिनका अणुसूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन मूलानुपाती सूत्र क्या हो, एक समान हो। आप जरा देखिए, यहाँ पर PT1 है और यहाँ पर PT क्या 2, तो हम कहेंगे इसका अणुसूत्र क्या है, अलग अलग। लेकिन मूलानुपाती सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये इसका मूलानुपाती सूत्र है 122 और इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है, 122। तो आप देख सकते हैं इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है डियर, ये समान है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि ऐसे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र तो भिन्न है लेकिन मूलानुपाती सूत्र क्या है, एक समान है, वो सदैव क्या करते हैं, बहुलीकरण समझौता प्रदर्शित करते हैं। डियर क्लियर, इंग्लिश में एक बार फिर से सुने। देखिए ऐसे इस टाइप की आइसोमेरिज्म ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट हो मगर एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो, सेम हो। वो हमेशा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या करेंगे, शो करते हैं। ठीक डियर, तो आपने देखा अभी हमने 5 टाइप की आइसोमेरिज्म की स्टडी हमने की है। लेकिन डियर एक बात है कि ये आइसोमेरिज्म आप कभी ना भूलें, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये देखिए ट्रिक आपके सामने है, ये देखिए ये ट्रिक जो आपके सामने नज़र आ रही है, अब आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए ट्रिक कुछ इस तरह से डियर, देखिए यहाँ अगर आप ट्रिक को देखें, एक मिनट, ये इसको मैं, ये देखिए अब आपको क्लियरली दिख रही है। देखिए ट्रिक को जरा देखें। LIC पोली है, NO2 लाई नेपो लेक्स दम से पानी पी। एक बार फिर से देखो, LIC पोली है, NO2 लाई नेपो लेक्स दम से H2O यानी पानी पी। अब इसको सेट कैसे करेंगे, एक बार फिर से ट्रिक बोल रहा हूं मैं, देखिए LIC पोली है, NO2 लाई नेपो लेक्स दम से पानी पी। अब इसको सेट कैसे करेंगे, देखिए LIC पोली है को मैंने H लिख दिया, NO2 लाई नेपो लेक्स दम से पानी, ये पानी पी को हटा दो। अब ये जो है इसको सेट कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको सेट करना इसको सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे, देखो LIC पोली है, ये देखिए आपने इसको लिख दिया। ये देखिए डियर, ये देखिए LIC पोली, इसको ऐसे लिख दो, LIC पोली है, ये देखिए लिख दिया आपने, LIC पोली है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे आप, ये आगे लिखा हुआ NO2 लाई नेपो लेक्स दम से H2OP, तो सेट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ऊपर लिखना, ये देखो NO2, फिर इसके सामने लिखना क्या, इस आई के सामने लिखना है आपको, देखो NO2 तो लिख दिया आपने, NO2 फिर लिखेंगे हम लाई, फिर इसके नीचे लिखेंगे नेपो लेक्स, किसके नीचे, C के नीचे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, नेपो, फिर लिखेंगे यहाँ पर लेक्स, लिख दिया, फिर लिखेंगे हम डम से, तो यहाँ पर इसके आगे हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या, ये देखिए डम से, ये डम से, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम पानी किसके आगे, H के आगे, तो हमने लिख दिया यहाँ पर ये पानी। तो आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई क्या, किसको सेट कैसे करना है। देखो सेट कैसे करना है, देखिए LIC पोली है, इसको ऐसे लिख लो, LIC पोली है, फिर देखो NO2 लाई नेपो लेक्स दम से H2OP, तो इसके सामने लिखेंगे आप NO2 लाई नेपो लेक्स दम से H2OP, P मतलब कुछ मतलब नहीं होता। अब देखिए यहाँ से आपको बिल्कुल हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये है लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, और ये है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको सारी आइसोमेरिज्म बिल्कुल स्ट्रिक्ट से क्लियर हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, किसको, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को। इसके सामने क्या वाटर लिखा है, ध्यान दीजिएगा कैसे बोलेंगे, सुनिए। इस टाइप की आइसोमेरिज्म किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तब होती है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड एंड आउटसाइड
वाटर मॉलिक्यूल की पोजीशन क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, चलिए हिंदी में देखिए, इस प्रकार की समव्यवस्था किसी भी संकुल यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब उप सहसंयोजी मंडल के भीतर और बाहर जल के अणु की स्थिति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। दूसरा देखिए पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, यहाँ लिखा है मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट, एम्पिरिकल फार्मूला क्या, सेम। तो क्या बोलेंगे, देखिए इस टाइप की आइसोमेरिज्म ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला डिफरेंट हो मगर एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो, सेम हो या सिमिलर हो। ठीक है, देखिए इस प्रकार की समव्यवस्था ऐसे संकुल यौगिक दर्शाते हैं जिनका अणुसूत्र भिन्न हो मगर मूलानुपाती सूत्र क्या हो, समान। आगे देखिए नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखिए इस टाइप की आइसोमेरिज्म किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तब होती है जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होने पर लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं। एक बार फिर से देखिए, इस टाइप की आइसोमेरिज्म किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तब होती है जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होने पर लिगेंड एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, हिंदी में सुने, इस प्रकार की समव्यवस्था किसी भी संकुल यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब ऋणात्मक संकुल और धनात्मक संकुल होने पर लिगेंड का विनिमय हो जाता है, एक्सचेंज मतलब विनिमय हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसके सामने लिखा है एल आई, एल का मतलब लिगेंड, आई का मतलब होता है आयन। तो देखिए कैसे बोलेंगे, इस टाइप की आइसोमेरिज्म किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तब होती है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड एंड आउटसाइड लिगेंड का आयन में और आयन का लिगेंड में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, हिंदी में सुने, इस प्रकार की समव्यवस्था किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक में तब उत्पन्न होती है जब उपसहसंयोजी मंडल के भीतर और बाहर लिगेंड का आयन में और आयन का लिगेंड में आदान प्रदान होता है। और लास्ट हमारा बचा है, ये देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो जब भी लिंकेज आइसोमेरिज्म लिखोगे आप तो NO2 तो लिख ही रहे हो, लेकिन साथ में डियर इसको इस तरह से लिखोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, जस्ट मोमेंट, देखिए इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, NO2 और ONO ऐसे लिख लीजिए आप, ऐसे और ऐसे। मालूम इससे कैसे आसान रहेगा बोलना। देखो डेफिनेशन तो ये क्लियर है, आपको पता है कि NO2 कौन है, ये एम्बिडेंट लिगेंड यानी कि ये उभयतंतुर लिगेंड है। और एम्बिडेंट लिगेंड कौन होते हैं कि जिनके अंदर प्रेजेंट एटम जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों ही सेंट्रल मेटल आयन को लोन पे इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो एम्बिडेंट यानी उभयतंतुर लिगेंड होते हैं, यही बंद समव्यवस्था यानी कि लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखना कैसे होगा, तो आप ये बोलेंगे, देखिए जरा ध्यान से, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जिनमें प्रेजेंट एटम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सेंट्रल मेटल आयन को लोन पे इलेक्ट्रॉन देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, इनको हम एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। और ये जो एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं ये हमेशा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लो खत्म हो गया। ठीक है, हिंदी में सुने, देखिए एक दंतुर लिगेंड जिनमें उपस्थित परमाणु जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों ही परमाणु केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। इन्हें हम उभयतंतुर लिगेंड कहते हैं। और जो उभयतंतुर लिगेंड होते हैं ये हमेशा बंध समव्यवस्था को